नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील की। टाटा स्टील को जो है हम बहुत ही बारीक नज़र से देखेंगे कि उसका वो बिज़नेस कैसा है, वो कंपनी आखिर कैसी है और वो किस दिशा की तरफ जा रही है। ठीक है, तो एक क्विकली हम इसको देख लेते हैं। टाटा स्टील जो है उसका एक्चुअल नाम था टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1907 में बनाई गई थी और उसका आधिकारिक जो कमर्शियल प्रोडक्शन जो है 1912 में चालू हुआ था। आज की बात करें तो उसको 5 कॉन्टिनेंट में 5 महाद्वीपों में उसका बिजनेस है और 65,000 से ज़्यादा उसके एम्प्लॉयज़ हैं। उसकी कैपेसिटी बात करें तो 34 से 35 मिलियन टन पर एनम की उसकी कैपेसिटी है। उसमें से 19.6 इंडिया में है, 12.4 यूरोप में है और 2.2 साउथ ईस्ट एशिया में है। उसने 2000 के साल की बात करें तो उस वक्त उसके इतने प्लांट्स थे ही नहीं। फिर जो है 2000 के दशक में और उसके आने वाले दशक में जो है उसने काफ़ी एक्विजिशंस किए, जैसे नेट स्टील सिंगापुर 2004, मिलेनियम स्टील थाईलैंड 2005, कोरस नीदरलैंड्स 2006, भूषण स्टील, जी हाँ BSL, टाटा स्टील BSL के नाम से उसका शेयर था, जो बहुत ही ज़बरदस्त भागा था, और उषा मार्टिन और नीलांचल इस्पात। जी हाँ, इसके बारे में आप देखेंगे, अगर आप कहीं पे पढ़ेंगे तो देखिए उषा मार्टिन की कैपेसिटी तकरीबन नीलांचल जितनी ही थी, वो थी 1 मिलियन टन पर एनम के करीब, और उषा मार्टिन को जो है 4,500 करोड़ में लिया गया था और नीलांचल इस्पात को जो 12,000 करोड़ में। तो देखिए बात ऐसी है, ऊपर से आप देखोगे तो सोचोगे कि भाई ये घाटे का सौदा है, लेकिन घाटे का नहीं है। टाटा स्टील ने जो है उड़ीसा में एक ज़मीन संपादन किया था उनके एक प्लांट के लिए, और उसमें उनको काफ़ी मशक्क़त पड़ी थी। तकरीबन उसके विरोध में 13 लोगों की, जिसमें शायद 2 पुलिसकर्मी भी थे, उनकी मृत्यु हुई थी। मैं आंकड़े थोड़ी इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही उसमें डिस्टर्बेंस हुआ था और उनका काफ़ी डिले हुआ था उस प्लांट में के लिए। तो नीलांचल इस्पात के पास जो है काफ़ी सारी ज़मीन है, तो उनको वो ज़मीन का काफ़ी उपयोग कर सकते हैं। और रोड के इस तरफ टाटा स्टील का प्लांट है और उस तरफ नीलांचल की ज़मीन है, तो ये उनको जो है उनके जो एग्जिस्टिंग प्लांट से नज़दीक थी, तो वो जो है काफ़ी मतलब उन दोनों को थोड़ा बहुत नज़दीक में उनको इंटीग्रेट टाइप कुछ कर सकते हैं, और इसके कारण उनकी कैपेसिटी जो है वो 24 मिलियन टन पर एनम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं अपनी एनालिसिस से बोल रहा हूँ, थोड़े नंबर्स प्लस माइनस हो सकते हैं। टाटा स्टील जो है वो 50 कंट्रीज़ में उसकी प्रेजेंस है, उसके ऑपरेशनल प्लांट 26 कंट्रीज़ में हैं। उसके इंडिया की बात करें तो 14,000 से ज़्यादा डीलर्स हैं। उसके ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स 262 है और 27 सेल्स ऑफिसेस हैं इंडिया में उसकी। उसके रॉ मटेरियल की बात करूँ मैं तो उसके पास कैप्टिव आयरन ओर से आयरन ओर्स की कोई कमी नहीं है। खाली कोल जो है वो उसको जारिया ग्रुप और वेस्ट बोकारो ग्रुप से मिलता है, और कोल जो ऐसी चीज़ है जिसके कारण प्राइसिंग काफ़ी इफेक्ट करती है, मैं उसको आगे भी समझाऊंगा। उसके रेवेन्यू की बात करें तो टाटा स्टील का जो रेवेन्यू है उसका 33% जो है इंडिया से ही आता है, तकरीबन उतना मतलब 29% इतना यूरोप से, और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट से 2% और बमनीपाल, और जिसमें टाटा स्टील BSL भी है, भूषण स्टील वाला, उससे 11% का आता है। टाटा स्टील के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चर, देखिए अब टाटा मोटर्स क्या ज़बरदस्त भागा है। कोविड के वक्त शायद 30 रुपये के करीब आ गया था और शानदार मुँह दिया उसने। कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, काफ़ी सारी उसके मतलब टायर इंडस्ट्री में ले लीजिए, टायर्स में जो स्टील यूज़ होता है टायर बनाने में, तो उसमें भी टाटा स्टील का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। ट्यूब्स एंड पाइप्स जो हैं, वायर्स, LRPC के, टिन प्लेट, डक्टाइल आयरन ट्यूब पाइप, मतलब काफ़ी सारा उसका है। डोमेस्टिकली आप बात करो तो FY21 में ऑटोमेटिव जो है उसमें उसने 1.51 मेट्रिक टन का उसका प्रोडक्ट गया था। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और रिटेल सॉल्यूशन में 3.42 मिलियन टन, सॉरी, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए 4.05 मिलियन टन। एक्सपोर्ट्स उसका 2.41 मिलियन टन में, प्लस अदर्स। और हम बोलते हैं टाटा स्टील सिर्फ इतना ही नहीं, टाटा स्टील के भी कई सारे कंपनीज हैं। टाटा स्टील आशियाना जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में, हाउसिंग वगैरह में देखता है, टाटा स्टील रिसाइकलिंग, टाटा स्टील प्रवेश जो स्टील फ्रेम्स वगैरह बनाता है। FY21 में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जो है, ठीक है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट लिख दिया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी, लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं है एक्चुअल में, ये वर्ल्ड की
सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी बन गई थी। इंडियन सिनेरियो में बात करें तो इंडिया में फिलहाल टाटा स्टील, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, 102 मिलियन टन क्रूड स्टील बनता है। आप देखिए टाटा स्टील है वो सिर्फ अकेला नहीं है, जिंदल ग्रुप की स्टील कंपनीज है और भी स्टील कंपनीज है। मतलब टाटा स्टील जो है सिर्फ अकेला प्लेयर नहीं है। इंडिया में भी 102 मिलियन टन क्रूड स्टील बनता है और फिनिश स्टील जो है 96 मिलियन टन बनता है। ठीक है, और टाटा जो है वो इंडिया में तो वो कितना बनाता है, सिर्फ 19.6 समथिंग अराउंड। ठीक है, तो काफ़ी स्कोप है। और ऐसा नहीं कि देखो लोग क्या सोचते हैं, पता है न्यूज़ आई कि भाई जिंदल स्टील का इतना ग्रोथ हो रहा है तो टाटा स्टील डिग्रेड होगा, ऐसा नहीं है। या फिर टाटा का ग्रोथ होगा तो टाटा अगर ग्रो करेगा तो जिंदल का डिग्रेड होगा, ऐसा नहीं है। मार्केट एक्चुअल में बहुत बड़ा है। ठीक है, इंडियन सिनेरियो में देखें तो इंडिया भी ग्रो करेगा और ये इंडिया के जो 2 दशक है वो इंडिया के ही हैं। आप मान लीजिए स्टील कंजम्पशन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने की संभावना है और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल जो 93 मेट्रिक टन के करीब है वो बढ़ के 230 मेट्रिक टन होगा बाय 2031। ये एक फोरकास्टिंग है जिसमें मेजर पुश अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रहेगा। इसमें एफडीआई का भी रूट ओपन है, तो एफडीआई से भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आ सकता है। चाइना में क्या है, चाइना में पॉल्यूशन इशू था बीच में पहले, तो आपको ख्याल होगा कि उसने स्टील प्रोडक्शन पे कुछ कैप लगाया था चाइना ने। रशिया और यूक्रेन जो है उसमें भी वार के सिनेरियो, और आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो जब ये वार स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन, मैंने पढ़ा था ऑनलाइन, नॉट श्योर, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन लगभग दुनिया का 2% स्टील जो है यूक्रेन एक देश प्रोवाइड करता था। ठीक है, अभी रशिया और यूक्रेन जैसे बड़े बड़े देश जो हैं युद्ध में उलझ गए हैं। स्टील प्रोडक्शन ऐसा है, अगर युद्ध भी होगा ना तब भी आपका जो है यूज़ होगा, क्योंकि युद्ध में भी स्टील चाहिए। हाँ, अर्बनाइजेशन वगैरह सब इम्पैक्ट होंगे, लेकिन ये एकदम से बंद नहीं हो जाएगा। कई कंपनीज ऐसी हैं जो लेजर कंपनीज है, ठीक है, अच्छे पीरियड में चलेंगी, मंदी के पीरियड में उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। इसमें इसका बिजनेस एकदम से ठप नहीं होगा, इसको बिजनेस मिलता ही रहेगा, कम या ज़्यादा। टाटा स्टील जो है उसका इंडिया का जो 51% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। टाटा स्टील आयरन ओर सो कैप्टिव है उसकी, आप खाली सर्च मारो ना तो कनाडा में भी टाटा स्टील का है। ठीक है, टाटा स्टील के पास आयरन ओर तो है, उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, उनको उसमें दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील का जो बिजनेस है वो कमोडिटी का साइक्लिक बिजनेस है, मतलब सीजनल, मतलब इस टाइम पे डिमांड ज़्यादा होगी, इस टाइम पे कम होगी, उस टाइम साइक्लिक है। और ऐसा नहीं कि एनुअल, उसके ईयर्स ऑन ईयर्स साइकिल भी चल सकती हैं। और उसके पास जो कोल है, जो उसके कैप्टिव में कोल है, वो सिर्फ उसका 30% ऑफ रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, मतलब 70% के उसके बाहर डिपेंड करना पड़ता है, और वो प्राइसिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट रखता है। आप देखिएगा कोक जो कोल है उसका प्राइस जो है एकदम से जब शूट अप होगा ना तो स्टील के प्राइसेस में काफ़ी इफेक्ट आएगा। तो प्राइसिंग उसके हिसाब से, उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस भी इफेक्ट होता है, और ग्लोबल प्राइसेस भी इसमें काफ़ी रोल प्ले करते हैं। अभी उसके बेनिफिट्स देखते हैं। आप एक इन्वेस्टर के तौर पे जब टाटा स्टील में पैसा डालोगे तो आप देखोगे, देखो टाटा स्टील जो है कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देता है, तो एक अच्छी चीज़ है ना। आपको भले अभी पैसों की ज़रूरत ना हो, क्या पता आपको कल ज़रूरत हो। ठीक है, कोई आदमी जो है ज़िंदगी के 20 साल 30 साल टाटा स्टील में इन्वेस्ट करेगा, और कंपनी जो है ये अभी मेरे को नहीं लगता 50-100 साल कहीं पे जाएगी, तो आपको डिविडेंड देती है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है, अच्छी बात है। एक जो उसका ड्रॉबैक है, उसके डेप्ट बहुत हाई है भाई। बीच में तो शायद आई थिंक 1 लाख करोड़ के करीब उसके डेप्ट चले गए थे, फिर कम किया गया डेट्स। और भाई खर्चा तो होगा, इतने सारे एक्विजिशंस किए हैं, ग्रो किया है, ग्रोथ एक कॉस्ट के साथ आती है। ठीक है, वैसा ही आप देखिए, एग्जैक्ट डेटा और फिगर्स याद नहीं, लेकिन जो जिंदल की स्टील की कंपनी थी वहाँ उसमें भी काफ़ी डेट का इशू आया था, और उसके शेयर प्राइसेस पे भी रिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन वो भी फिर उन्होंने वो रेक्टिफाई कर लिया था। अभी होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर जो हैं वो 33% होल्ड करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो 43% होल्ड करते हैं। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से जो फंडामेंटल्स जो है और कॉस्ट कटिंग जो है इंपॉर्टेंट है। उनके जो पीयर्स हैं, मतलब आप देखोगे एम्प्लॉय कॉस्ट जो है तो उनके पीयर्स की काफ़ी कम है, जो ROC वगैरह रेशियोज है उनके पीयर्स के काफ़ी अच्छे हैं। जो मैनेजमेंट जो है वो टाटा स्टील का बेहतर है, लेकिन जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो आई थिंक टाटा स्टील को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फंडामेंटल्स भी इम्प्रूव करें, क्योंकि उसका P/E रेशियो आप देखिए, जो उसके
कंपैरेटिवली जो दूसरी कंपनीज उनकी P/E रेशियो कम है, टाटा स्टील का काफ़ी ज़्यादा है। टाटा स्टील का एक और है, उसकी लीडरशिप बहुत ही ग्रेट है। टाटा स्टील जो है, लीडरशिप इन द सेंस, मैं ये रतन टाटा जी की बात खास करके अभी फोकस पे नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसके जो CEOs हैं, ठीक है, वो भाई सालों से एक व्यक्ति जो है टाटा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, और वो जब CEO बनते तो उसकी एक इफेक्टिवनेस अलग ही आती है। और मल्टी जनरेशनल एम्प्लॉयज़ है, मतलब एम्प्लॉय को कितना विश्वास होगा। कई जॉब्स ऐसे होते हैं जो बाप कहता है भाई मैं नहीं चाहता मेरा बेटा ये जॉब करे, लेकिन टाटा स्टील में 6th जनरेशन तक के एम्प्लॉयज़ हैं, वो पूरा रूल्स और इथिक्स में चलता है। आप अगर देखेंगे कोरा और दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, तो आप इजीली ये नोट करेंगे कि देखो कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि भाई कहाँ पे जाऊँ, टाटा में जाऊँ या किसी दूसरी कंपनी में जाऊँ, मैं नाम नहीं ले रहा, तो क्लियरली बोलेंगे भाई टाटा में एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ध्यान रखा रहता है, उनमें एम्प्लॉयज़ को काफ़ी केयर की जाती है। लेकिन दूसरे वाले क्या बोलेंगे, देखना यहाँ पे लोअर मैनेजमेंट का ठीक है ग्रोथ होता है, लेकिन हायर मैनेजमेंट को ज़्यादा पैसा देते हैं। और हायर मैनेजमेंट कहाँ से आता है, आप टाटा में जाइए, जॉब कीजिए, सीनियर लेवल पे पहुँच के स्विच कर दीजिए, आपको ज़्यादा पैकेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती है। एम्प्लॉयज़ जो है टाटा स्टील के कहीं ना कहीं अधिक सेटिस्फाइड है। ऑनलाइन जो है वो टाटा स्टील को कोई अनाप शनाप नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरी कंपनीज़ के बारे में मैंने पढ़ा है। एक व्यक्ति लिखता था, वो टाटा में नहीं था, दूसरी कंपनी में था, वो लिखता था कि वो बॉम्बे के कहीं पे आउटस्कर्ट्स में है, और उनको ऐसी जगह अकोमोडेशन दी गई है, लोकल्स को पसंद नहीं है वहाँ पे, और वो सिटी से भी काफ़ी दूर है, आजू बाजू बार्स ही बार्स हैं, और यहाँ तो उसकी सोसाइटी में बार डांसेस रहती हैं, और मतलब इस तरीके का उसने लिखा था। वैसी लोकेलिटी में उसको हाउसिंग दिया गया है उस जिस स्टील कंपनी की तरफ से, तो बहुत परेशान था। जबकि टाटा स्टील का जो है, टाटा स्टील का आप देखिए, छोटी से छोटी न्यूज़ भी जो होगी, मेडिकल केयर फैसिलिटी से लेकर के अकोमोडेशन तक, उसके एम्प्लॉयज़ को वो जो है काफ़ी हद तक केयर करेगी। ये एक चीज़ ऑनलाइन सर्वे से मैंने ऑब्जर्व की है। ये जो पूरा मैंने समझाया, ये पूरा मेरा एनालिसिस है। कुछ नंबर्स फिगर्स पुराने हो सकते हैं, कुछ इधर उधर हो सकते हैं, आई एग्री, आई एक्सेप्ट, ठीक है, लेकिन ओवरऑल तो ये अच्छी कंपनी है। अभी उसका टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। हाँ चलिए, अभी इसको चार्ट देखते हैं। वीकली फ्रेम में चार्ट को हमेशा देखिए, वीकली फ्रेम में देखिए, आपको अच्छी क्लैरिटी मिलती है चार्ट को, ठीक है। आप देखिए चार्ट को वीकली फ्रेम में, काफ़ी टाइम से, तकरीबन 2024 चालू हुआ तब से आप देखिए, ये जो है मैंने कुछ हाईफाई इंडिकेटर नहीं लगाया, 2 बुलिंगर बैंड से बस, ठीक है। एक तो है फर्स्ट सिग्मा का, दूसरा सेकंड सिग्मा का, उसमें ठीक है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो है ये जब से 2024 चालू हुआ, ये फर्स्ट सिग्मा से सेकंड सिग्मा का जो रेंज है उसके बीच ही रहा है। तो अभी जब मार्केट अभी गिरा है, ठीक है, अभी मेटल का इंडेक्स गिरा था, टाटा स्टील भी गिरा था, तो एक खरीदी का पॉइंट है। मेरा मानना ये है, अगर इंडियन स्टील की डिमांड इतनी ड्रास्टिकली बढ़ने वाली है, 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो फिर उसको एक्यूमुलेट किया जाए, टाटा स्टील को ज़बरदस्त तरीके से एक्यूमुलेट किया जाए, लेकिन किसी अनाप शनाप प्राइस पे नहीं। मेरे हिसाब से देखिए, एक्यूमुलेशन के पॉइंट्स में बताता हूँ। पहला तो इसी पॉइंट पे एक्यूमुलेट करने का चाहिए, और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि भाई हमने भी एक्यूमुलेट किया हुआ है थोड़ा। और दूसरा जो है, जब भी बुलिंगर बैंड के बीच में आ जाए तब एक्यूमुलेट किया जा सकता है। फिर तीसरा जो है, ये लोअर बैंड पे आ रहा है तब, और आखिर में इस बैंड पे अगर आ गया ना जिस दिन एकदम नीचे की, भाई हिम्मत करके जो है थोड़ा डाल ही देना उसमें, क्योंकि टाटा स्टील ऐसी कंपनी है, टाटा स्टील का नो डाउट डेट वगैरह है, लेकिन टाटा स्टील ऐसी कंपनी जो गिरेगी नहीं। जिस हिसाब से मैं अर्बनाइजेशन का जो पुश देख रहा हूँ, आप ये सोचिए, चलिए जो पिछले 1980 का दशक, 1990 का दशक, ये दशक, ठीक है भाई, लोग बाथरूम पे इतना ध्यान ही नहीं देते थे। छोटा छोटा बाथरूम होते थे, आदमी शांति से बैठता था, नहाता था वगैरह, ठीक है, जो भी उसका फ्रेश होना होता था। आजकल बाथरूम वगैरह देखिए, आदमी को चकचकाट बाथरूम चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया रोड चाहिए, बढ़िया कार चाहिए। तो स्टील जो है ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होता है, और अभी इंडिया में ग्रोथ तो आएगी, ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी, तो स्टील का कंजम्पशन तो काफ़ी बढ़ेगा। और उस हिसाब से जो है, ठीक है, अभी आप देखिए, अगर यहाँ पे किसी ने सोचा होता
कि भाई यहाँ पे गिरा है, अरे हाँ नेट बंद है लेकिन चार्ट तो चालू है। यहाँ पे जो है किसने सोचा होता कि भाई ये देखो गिर गया है, अभी मैं इसे एक्यूमुलेट नहीं करूँगा। अरे भाई तुम एक्यूमुलेट नहीं करोगे, देखो कहाँ मार्केट जा रहा है, इसको एकदम से जो है आगे वो जो हाई प्राइस था वहाँ तक गया था ये, ठीक है। तो अगर किसी ने कहीं भी सोचा होता, ठीक है, कि भाई जैसे यहाँ पे ये तो इतना गिर गया है, अभी मैं इसे नहीं लूँगा, तो भाई ठीक है गिर रहा है, आप नहीं ले रहे, ले भी लिया होता ना तो आपने ये मुँह देखी नहीं होती अगर नहीं लिया होता तो अभी भी आप देखिए वीकली फ्रेम में भी देख लीजिए ये किस रेंज पे है टाटा स्टील अभी। और टाटा स्टील मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे अगर कंसोलिडेट भी, अरे ये इंडियन ऑयल खुल गई, सॉरी कुछ एरर आ गई। जी हाँ, तो टाटा स्टील को जो है आपने मान लीजिए अगर यहाँ पे गिरा और यहाँ पे आपने सोचा होता कि ये तो गिर रहा है अभी इतनी लूँगा ले, तो आप ये रैली देख ही नहीं पाए होते। आप ये वीकली फ्रेम है, आप लॉन्ग टर्म विजन रखिए, ठीक है। तो टाटा स्टील मेरे हिसाब से जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई भी मुझे आशंका नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये कि बिज़नेस साइक्लिक है, ठीक है, और कमोडिटी है स्टील एक, तो उसके प्राइसेस वैसे वेरी करेंगे, आप इसको देखिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए आपने टाटा स्टील को इस लेवल पे लिया होता अगर, तो इस लेवल पे लिया होता तो ये लेवल देखिए वापस कब आया, ये आप लेते तकरीबन यहाँ पे 2007-8 के करीब, तो वो जो दूसरा लेवल था ना वो आता आपका यहाँ पे 2021 के करीब। तो आप सोचिए 12-13 साल के बाद वो प्राइस आता। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है आप पैसा दाव लगा के सोचो कि मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा, ठीक है। लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई टाटा स्टील तो जाएगा, 500 जाएगा, 1000 जाएगा। मैं तो बोलता हूँ 100 करोड़ ही क्यों प्राइस, स्टॉक का प्राइस ना चला जाए। लेकिन इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते कि कोई स्टैम्प पेपर पे गारंटी में लिख के देगा, नहीं। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये चीज़ आप आज स्वीकारो, कल स्वीकारो, परसों स्वीकारो, आपका कोई मित्र, कोई सलाहकार, अरे कोई भी व्यक्ति जो है बोलता है, लेकिन कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकता कि ये प्राइस कहाँ से कितना जाएगा। सभी ही प्रेडिक्शन ही होता है, एनालिसिस होता है, कई लोग तो फेंकते हैं। तो आप इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखिए। देखिए अगर यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो देखिए इसका प्राइस बढ़ा ही है, ठीक है। अब देखिए सालों तक बढ़ा है। तो जो भी एनालाइज करता हो तो बोलता कि भाई देखो यहाँ पे गिरा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे गिरा कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे गिरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसके बाद इतना लंबा गैप आ गया, ठीक है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन 100% कैपिटल डालना मेरे हिसाब से हितावह नहीं है किसी भी चीज़ में, कोई भी अच्छी कंपनी हो। ये मेरा निजी मानना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप प्लीज़ अपने सेबी रजिस्टर्ड जो है उनसे कंसल्ट करके ही सब डिसीजंस लीजिएगा। लेकिन मेरा मानना ये है, देखिए टाटा स्टील जो है कंपनी अच्छी है, तो उसमें एक अलोकेशन तो बनता है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है, उसके सपोर्ट लेवल्स पे जो आप जो है अगर बाइंग करें तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। वैसा नहीं होता तो भी थोड़ा थोड़ा जो है हर थोड़े थोड़े टाइम पे लीजिए। टाटा स्टील का एक्यूमुलेशन का ऐसा है क्योंकि वो जो है कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कंपनी जो है, ये पर्टिकुलर कंपनी जो है इंडिया में, क्योंकि स्टील का बहुत ही ज़्यादा उसको चाहिए होगा। दूसरा मैं एक आपको बताता हूँ, जो डिसीजन मेकिंग है तो वो सीनियर मैनेजमेंट के विम्स पे नहीं होता कि भाई सीनियर मैनेजमेंट ने ये सोचा तो ये कर दिया। उसके टाटा स्टील में कुछ है इथिक्स रूल्स, जो कई लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि दूसरी कई स्टील कंपनियों में, मैं सारी की बात नहीं कर रहा लेकिन कई स्टील कंपनियों में नहीं है, वहाँ पे मनमानी चलती है, हर एक व्यक्ति के हिसाब से रूल बदलता है। टाटा स्टील में वो इतना ज़्यादा मतलब है ही नहीं, ठीक है। लेकिन शायद हो सकता है कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे, लेकिन वो भी इतना कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट, वहाँ पे सीईओ जो बदल जाएगा। आज अगर कोई टाटा स्टील का सीईओ है वो कुछ साल बाद बदल जाएगा, कुछ टाइम बाद बदल जाएगा। अरे रतन टाटा जी कल बदल दे, ठीक है, लेकिन कोई कोई बंदा है वो स्टील कंपनी का मालिक है, वो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा कि, और वो एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है स्टील में उसमें। तो यहाँ इस हिसाब से मैं अगर देखूँ तो टाटा स्टील का काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट मेरे को लग रहा है। और मैं जो है वीकली फ्रेम पे एनालाइज करूँ तो मेरे हिसाब से तो है उसका लेना बनता है, मेरा लेना बनता है टाटा स्टील का, ठीक है। और हमने एक्यूमुलेट भी किया है यहाँ पे फर्स्ट सिग्मा वाले के अपर बैंड पे, और अगर गिरा तो मैं 20 EMA पे लूँगा, और अगर गिरा तो फर्स्ट सिग्मा वाले के लोअर बैंड पे, और अगर गिरा तो
सेकंड सिग्मा के लोअर बैंड पे मैं उसे एक्यूमुलेट करूँगा। तो अगर मेरे पास जो है जो भी अमाउंट है उसमें से मैं इस हिसाब से थोड़ा एक्यूमुलेट करूँगा मेरी कैपेसिटी और रिस्क एपेटाइट के ऊपर, और उसके बाद ज़्यादा गिरा तो फिर जो है मैं उसे 125 की रेंज तक लूँगा। उसके बाद अगर वो गिरा तो फिर मैं वेट करूँगा, उसको 100 के करीब आने दूँगा। उसके बाद गिरा तो 92 के करीब, उसके बाद गिरा तो 75 के करीब। लेकिन मेरा मानना है टाटा स्टील जो है वो 150 के नीचे भी नहीं आने वाला। टाटा स्टील जो है वो बढ़ेगा। तो ये सब मैंने अपने हिसाब से एनालाइज़ किया है। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत से काफ़ी डेटा एक्यूमुलेट किए हैं आप, ठीक है। प्लीज़ इसको कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिए। धन्यवाद।